नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार का ने जो पहले निर्णय लिया था उसके ऊपर अमल हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको शिक्षा की बात करते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें बच्चे बहुत ही अच्छे परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। उन सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉलिसी मैं बताने जा रहा हूं वो आपको विस्तृत रूप से समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम परिवर्तन करके अब एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख कहाँ है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख DPSP में भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उनका उल्लेख है। आर्टिकल जो 45 है, 45 नंबर का आर्टिकल है, वो ये अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है 14 वर्ष की आयु है जिसकी, उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और साथ में इसको भी जो 2002 में ये हमारे मूल अधिकारों में भी जोड़ा गया है इसको, जो एजुकेशन पॉलिसी है। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा नीति की बात आती है तो शिक्षा नीति की बात सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्णन ने की थी 1948 में। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने UGC की जो रिकमेंड थी उनका प्रयास किया था। इसके साथ में ही आगे जाकर मुद्रालय आयोग भी आता है 1952 में है। उसके बाद में अनेक आयोग आते हैं और फाइनली 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इन्होंने 10+2 की नीति लेकर आए थे, 10+2 की नीति लेकर आए थे। और जो अब तक जो शिक्षा चल रही थी वो हमारी 1986 की जो नीति है उसके तहत हमारी शिक्षा नीति चल रही थी। जो हमारी एजुकेशन हुई है वो पूरी एजुकेशन 10+2 और फिर बाद में कॉलेज, और उसके बाद में जैसे मान लो कि कॉलेज है, उसके बाद में MA है या फिर बाद में MSc है, MCom है, इन सारी चीज़ों को लेकर इनके बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्कूली व्यवस्था है, स्कूल की जो एजुकेशन है उसकी हम बात करें तो इसमें जो अब फॉर्मूला है वो 5+3+3+4 का है। अब आप ये कहेंगे कि 5+3+3+4 का क्या मतलब है, तो मैं आपको एक एक बिंदु के अनुसार समझाने का प्रयास करेंगे। जो 5 है ना, ये 5 हमारे जो आपने सुना होगा कि पहले LKG जो नर्सरी में जो बच्चा पढ़ता है उसकी 3 साल की एजुकेशन होगी। जैसे हम गवर्नमेंट विद्यालय में जो बच्चा जाता है वो 3 वर्ष आंगनबाड़ी में पढ़ता है, वैसे ही 3 वर्ष की जो एजुकेशन है वो नर्सरी की है, जो मॉडर्न स्कूल उसको LKG भी कहते हैं। इसके साथ में LKG पूरी होने के बाद में ये जो 5 है ना, 5 शुरुआत में लिखे हुए हैं, इन 5 में से 3 वर्ष की तो वो LKG या नर्सरी की शिक्षा पूरी करेगा और उसके बाद में वो फर्स्ट क्लास में आएगा, और फर्स्ट क्लास में आने के बाद में वो आएगा सेकंड क्लास में। इस प्रकार 3+2 के हिसाब से 5 वर्ष का होगा तब तक वो क्लास 2 पास करेगा। ठीक है, 5 वर्ष की एजुकेशन लेने के बाद में वो दूसरी क्लास पास करेगा। उसके बाद में जो वो क्लास 2 पास करने के बाद में वो आएगा 3 वाले, ये जो 3 का सिस्टम है ये, इसमें क्लास 3 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक बच्चा 5वीं पास ना कर ले उसको अपने मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो त्रिपुरा का हो। जैसी वो भाषा बोलता है, जैसी उसकी स्थानीय, जैसी उसके घर परिवार में भाषा चलती है, उसी भाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई उसको करवाई जाएगी। ये कहा गया है हमारी जो नई शिक्षा नीति है ना इसमें। अब हम बात करते हैं क्लास 5 तक की पढ़ाई हो गई, उसके बाद में हम चलते हैं तीसरे फॉर्मेट के ऊपर। तीसरा फॉर्मेट है जो उसमें है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 6 से लेकर 8 तक बात की गई है। इसमें जो परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन ये हुआ है कि जैसे B.Ed महाविद्यालयों में इंटर्नशिप दी जाती है ना, वैसे उनको इंटर्नशिप जाएगी। साथ में जो हमारे जो व्यावसायिक प्रबंधन है, वाणिज्य है, जो हमारे जो बच्चे ऐसे कहते हैं कॉमर्स में कमज़ोर होते हैं, उनको यहाँ से उनकी
नींव को मजबूत कराने के लिए ये व्यवस्था दी जाएगी। साथ में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखो जो नई शिक्षा नीति आई है ना, इसको रटने का काम बंद और इसको समझने का काम ज़्यादा बताया गया है। अब आगे हम बात करते हैं, उसके साथ में उसको अनेक प्रशिक्षण दिए जाएंगे जिसमें वो भाषा अपनी डेवलप कर सके। साथ में टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर है, या फिर बाद में ऐसे पर्यावरण से संबंधित नॉलेज दी जाएगी जिससे बच्चा आगे जाकर अपना स्वयं का विकास कर सके। इस प्रकार से 6 से लेकर 8 के प्लेटफॉर्म में ये बातें बताई गई है। वाणिज्य, व्यावसायिक और साथ में उसको प्रशिक्षण, साथ में इंटर्नशिप और इसके साथ में कंप्यूटर का नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज उसको होना चाहिए। बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के युग में इसका नॉलेज होना बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ में ही जो CBSE है, जो CBSE बोर्ड है हमारा, उसमें 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को जो गणित की तरह ही पढ़ाया जाएगा, मतलब प्रत्येक विषय को समझाकर पढ़ाया जाएगा। जैसे गणित में कोई चीज़ रटने की नहीं होती, इसी प्रकार से मतलब प्रत्येक जो कला, साहित्य, जो जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं उनको सबको प्रत्येक भाषाओं में 2 भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश हो सकती है। इस प्रकार से CBSE में ये 6 से लेकर 8 तक की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में बात करूँ जो चौथा फॉर्मेट है अपना 5+3+3+4, ये 4 में क्या है, क्लास 9 से लेकर 12 तक। इसको जो 4 वर्ष की ये जो एजुकेशन है, इसको पूरी कोई उसने बोला है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन है जिसमें वह ये सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद में 9, 10, 11, 12 लेने के बाद में वह विदेशी भाषा सीख सकता है। ऐसे कहते हैं कि 12th करने के बाद में उसको अन्य भाषाओं का, जैसे मान लो कि 3 फॉर्मेटों में 3 भाषा तो अनिवार्य है ही, 5वीं तक तो मातृभाषा में, उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के ऊपर अधिक जोर दिया है। जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ, मैंने अनेक वेबसाइट और साथ में न्यूज़पेपर और अनेक ट्विटर अकाउंट से ये इसमें कलेक्शन किया है। इसमें छोटी मोटी त्रुटि भी होती है तो अब हम इसमें मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। अब ये 9 से लेकर 12 तक की एजुकेशन हो गई। ये पूरी एजुकेशन 5+3+3+4, ये पूरी एजुकेशन हमारी स्कूली शिक्षा की एजुकेशन थी, विद्यालयों की एजुकेशन थी। अब हम बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन के बारे में। कॉलेज एजुकेशन की मैं बात करूं उससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि थोड़े दिन पहले राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया था कि विद्यालय को जो शनिवार का, सैटरडे का दिन होता है, उसको हम बैकलेस करेंगे। ये जो अपना जो सुझाव है ये भारत सरकार ने भी मान लिया है। और एक दिन सप्ताह में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें बच्चा बैकलेस, मतलब उस दिन बैक लेकर नहीं जाएगा। उस दिन वो प्रतियोगिताएं, क्विज प्रतियोगिता, साथ में खेल कूद और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेकर अपने आप को, अपना हुनर निखारने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें इतने नवाचार हैं कि एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास है, ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो इसमें हो पाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारी कॉलेज एजुकेशन है। कॉलेज एजुकेशन में 3-4 परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद में देखते हैं। 12th के बाद में कॉलेज की बात आती है तो एक तो अपना कोर्स चलता है BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब जो अब अगर आप BA करते हो तो BA B.Ed कर सकते हो, अगर BSc करते हो, BA करते हो तो BA B.Ed कर सकते हो, BSc करते हो तो BSc B.Ed कर सकते हो, और BCom करते हो तो BCom B.Ed कर सकते हो। मतलब ये 4 साल की डिग्री होगी। इसमें आपके साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर PTET की एग्ज़ाम करवाता है और उसके तहत वो इसमें क्या नाम एडमिशन देता है। अब इसमें जो ये बच्चा कर लेगा 4 वर्ष का कोर्स, वो माना जाएगा BA B.Ed। BA B.Ed के बाद में ये व्यवस्था की गई है जो नए विद्यार्थी है उनके लिए, जो 12th पास करके BA B.Ed करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो B.Ed नहीं करना चाहते, ओनली BA करना चाहते हैं, ओनली BSc करना चाहते हैं, ओनली BCom करना चाहते हैं, उनके लिए 3 वर्षीय जो व्यवस्था पहले चली आ रही थी वही व्यवस्था है। लेकिन अगर वो 3 वर्ष की BA BSc और BCom करने के बाद में अगर वो आगे जाकर B.Ed करते हैं तो उनके लिए 2 वर्ष की B.Ed मानी जाएगी। ठीक है, उनके लिए 2 वर्ष की B.Ed मानी जाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है 3 इयर्स का डिग्री ली है। उसके बाद में एक फॉर्मेट और है, वो आता है हमारे BA के बाद में MA MSc और M.Com। MA MSc और M.Com, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो MA MSc और M.Com कर लेता है, उस MA MSc M.Com करने के बाद में अगर वो B.Ed करना चाहता है तो उसके लिए एक 1 वर्ष की B.Ed मानी जाएगी। मतलब 3 वर्ष की आप BSc कर लोगे, 2 वर्ष की
आप एमएससी कर लोगे, उसके बाद में बीएड आपको 1 वर्ष की करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप बीए बीएड कर रहे हो तो आपकी 4 वर्ष की ग्रेजुएशन और बीएड मानी जाएगी। अगर आप ओनली बीएससी करते हो और उसके बाद में आप बीएड करते हो तो आपकी 2 वर्ष की मानी जाएगी। अब लेकिन सरकार ने एक प्रावधान और किया है, अगर आप 2 वर्ष वाली बीएड करते हो तो उसकी मान्यता 2029 तक मानी गई है। उसकी मान्यता 2029 तक मानी गई है। जिन लोगों ने वर्तमान में बीएड कर रखी है, जिन्होंने 2 साल की या 1 साल की बीएड की है, उनकी जो मान्यता है वो मान्यता है 2029 तक। 2029 के बाद में 2 ईयर वाली बीएड एकदम समाप्त हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम बात कर चुके स्कूली एजुकेशन की, जिसमें 5 + 3 + 4, इसका मतलब 3 वर्ष की नर्सरी और 2 वर्ष की फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में 3 वर्ष के लिए 3rd, 4th और 5। उसके बाद में 3 वर्ष के लिए 6, 7 और 8, और उसके बाद में 4 ईयर में 9 से लेकर 12th। ये हो गई स्कूली एजुकेशन। इसमें 1 सप्ताह में 1 वीक आएगा आपका जो बैकलेस वाला जो दिन आएगा, उसमें आपको मतलब ब्रेक लेकर नहीं जाना है। इसके साथ में एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं हम, तो इसमें आपके 3 फॉर्मेट बनाए गए हैं। डायरेक्ट डिग्री कॉलेज, डायरेक्ट डिग्री करके आप एमएससी करके बीएड करोगे तो 1 ईयर की होगी। अगर आप डायरेक्ट बीए बीएड करते हो, बीएससी बीएड करते हो, बीकॉम बीएड करते हो तो आपकी ये हो जाएगी 2 ईयर की। ठीक है, उसके बाद में अगला फॉर्मेट जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा का आता है, उसमें आता है एमफिल और पीएचडी। तो आपके लिए मैं बता दूं, जो ऐसे अभ्यर्थी जो एमए कर चुके हैं, नेट कर चुके हैं और पीएचडी करने की तैयारी में है, उनके लिए पहले एक प्रावधान था एमफिल, मास्टर ऑफ फिलोसफी। इस एमफिल को सरकार ने समाप्त कर दिया गया है और पीएचडी जो 5 वर्ष की होती थी उसको घटाकर 4 वर्ष का कर दिया गया है। तो वर्तमान में अगर आप पीएचडी करोगे तो 4 वर्ष की होगी और एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। आगे इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं जो 10th + 12th का जो अभी तक फॉर्मेट चल रहा था, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ में जो JNV है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, उनमें जो उनकी जो रहने की छात्रावास की व्यवस्था है, बोर्डिंग की व्यवस्था है, और साथ में स्कूली एजुकेशन को में पहले थोड़ी बहुत फीस लगती थी, आजकल उसको एकदम निःशुल्क कर दिया गया है। ओनली अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क रहने और पढ़ने की व्यवस्था नवोदय विद्यालयों के लिए की गई है। जो ये नई पॉलिसी थी इसमें बताया गया है। इसके साथ में जो इसमें जो नई पॉलिसी है, इसमें जो अपना बच्चे का स्किल बढ़े, कौशल, व्यवहारिक जानकारी के ऊपर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ में कहा गया है कि अब जो इतने दिन बच्चे रट के पास होते थे, वो रट के नहीं के उन चीज़ों को समझे, उन अपने आप के हुनर को निखारे। ऐसी व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में की गई, करने का प्रयास किया है, जिससे बच्चे का तर्क बढ़े, उसकी तार्किक क्षमता अधिक हो, वो कोई भी बोलने और सोचने से पहले, कोई भी बयान देने से पहले वो अपने आप का विचार कर सके कि इसका क्या सोसाइटी के ऊपर असर पड़ेगा। ऐसी बातें इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ में ही जो नए फील्ड हैं, नए फील्डों में मैं बात करूँ तो जिसमें है कला, शिल्प, खेल, योग और समाज सेवा। इसके साथ में आपके जो फैशन डिज़ाइनर है, साथ में जो भी आईआईटी होती है, उनमें एजुकेशन जो अप्लाइड होती है, ऐसी एजुकेशन ही प्रत्येक विद्यालय को मिले। जो मानव की जो कला के जो पिछड़े हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी एक प्रैक्टिकल के रूप में, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इतिहास हो, या फिर बाद में समाज सेवा हो, समाजशास्त्र हो, फिलोसफी हो, इनको भी प्रैक्टिकल के रूप में विद्यार्थी पढ़ सके। ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में बताने का प्रयास किया है। इसके साथ में जो NCERT है, NCERT की जो बुकें हैं वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद में लिखी गई है। और NCERT की स्थापना है वो 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रमेश पोखरियाल है, जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। इसी के साथ जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसकी जो कमेटी गठित की गई थी, इसमें जो महत्वपूर्ण जिनका योगदान था वो हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनका नाम है के कस्तूरी रंजन एक अच्छे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस शिक्षा नीति को बनाने में
अपना विचार और अपना वैज्ञानिक क्षमता लगाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। अगर इसमें अगर कोई त्रुटि हो, आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके आप बताइए। और इसमें अगर कोई भी अगर संशोधन होगा तो हम नए वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।